गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम किशोर सिंह और मैं एक वेस्टिज बिजनेस ओनर हूँ। इंडिपेंडेंट वेस्टिज बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट में क्यों लगाया ये आप लोग को बाद में मालूम चलेगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू पंकज सर, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपने लाइफ के जर्नी को कुछ बता पाऊँ। इसके साथ मैं वेस्टिज मैनेजमेंट, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर को नमन करता हूँ कि उनके वजह से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं। इसके साथ मैं दो लोगों को और मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। इसमें हमारे शिव सर हैं और नरेश सर। आज मैं अगर इस बिजनेस में हूं तो सिर्फ एंड सिर्फ नरेश सर के वजह से इसमें बिजनेस में हूं। ये भी आपको पता चलेगा आगे कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन मेरे को गाइड करने में शिव सर और पंकज सर का बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ, तो मैं इनको पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हकदार है मेरे धन्यवाद का, वो है मेरी लवली टीम। अगर आज ये टीम मेरे पास नहीं होती तो शायद आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। चलिए अब मैं सीधा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं एक बहुत वेल टू डू फैमिली, एक संपन्न परिवार से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छी जगह से हुई है। शुरू से ही मैं हॉस्टल में पढ़ा, यानी एक एलिट क्लास वाली पढ़ाई लिखाई मैंने की और उसका सही उपयोग भी किया। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद, चूंकि मैं एक फैमिली बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, यानी हमारी फैमिली बैकग्राउंड एक बिजनेस फैमिली से आता है, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आपको नौकरी नहीं करना है, यानी नौकर आपको नहीं, आपको बिजनेस करना है। जितना एजुकेशन लेना था वो आपने लिया, अब आप कृपया करके नौकरी बिजनेस करें। तो सबसे पहले मेरे को ट्रेनिंग के लिए, बिजनेस ट्रेनिंग के लिए मेरे को मेरे बड़े भाई के साथ कानपुर में भेज दिया गया, जहां पर मैं उनके साथ मिलकर बिजनेस सीखा, बिजनेस की बारीकियां सीखी और बिजनेस करना चालू किया। कुछ दिनों के बाद परिवार ने यह निर्णय लिया कि आपको अब अपना स्वयं का बिजनेस करना होगा, और उस बिजनेस को करने के लिए मैं बनारस शिफ्ट कर गया। जब मैं बनारस आया तो बहुत बिजनेस स्टार्ट किया, बनारसी साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया और बड़ा सक्सेसफुली बिजनेस को कर रहा था। 2-3 साल बहुत अच्छे गुजरे और इसी दौरान मेरी शादी शादी हुई संगीता मैम से, और बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन जिस बिजनेस में मैं आया था, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हम लोगों से हो गया था कि वो बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जा रही थी। यानी फैशन बदल रहा था, लेकिन बनारसी साड़ी का ट्रेंड सेम टू सेम पहले जैसा रहता था, जिसके वजह से उस बिजनेस में घाटे लगने चालू हो गए। मेरे एक कॉमन फ्रेंड थे जो हमारे ही फ्लैट में मेरे साथ रहते थे, बगल में रहते थे। उन्होंने मेरे को एडवाइस किया, क्यों नहीं आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आ जाते हैं। मैं उनकी बात मान के कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस में चला गया। पहला ही कंसाइनमेंट जो मेरे को मिला, जिस ऑर्डर को मैंने पूरा किया, उसके बाद वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और जो भी हम लोगों ने माल बनाया था वो सब बेकार हो गया और मेरी दशा बहुत खराब हो गई। आर्थिक तौर पर मैं बहुत नीचे चला गया और यहाँ से डिस्प्यूट मेरे और मेरे फैमिली में चालू हो गई। क्यों? क्योंकि फैमिली ने मेरे को कुछ करा के दिया था और मैंने स्वयं कुछ और करने लगा था बगैर फैमिली से राय लिए। तो इसलिए बिजनेस में जो भी घाटा लगा उसका जिम्मेवार कौन? मैं। कोई बात नहीं, बिजनेस किया है तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन में ऊपर नीचे आते रहते हैं, और जिनके जीवन में भी ऊपर नीचे आते हैं, थकना नहीं चाहिए। जो थक गए, हार गए, गिर गए, वो कभी उठ नहीं पाएंगे। ये झटका कोई छोटी मोटी झटका नहीं थी। ये झटका ऐसी थी कि एक संपन्न परिवार से होते हुए भी मैं एक आम से भी नीचे के लेवल में जीना चालू कर दिया। फाइनेंशियली मैं बहुत कमजोर हो गया था। इसी दौरान मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला। एक व्यक्ति मेरे को ट्रैवल करते समय जर्नी के दौरान मिले। वो इजराइल से थे एंड बहुत मीठी-मीठी बातें करना चालू की, और उस समय तक जनरली अंग्रेजों से बात करना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि बनारस में मैं था तो मेरे को भी अच्छा लगता था। अंग्रेजी अच्छी थी तो बात मैं उनसे करने लगा, और उस दौरान मेरे को ये पता चला कि एक ऐसी बिज़नेस इंडिया में आने वाली है, एक मल्टीनेशनल कंपनी आने वाला है जो अपनी फ्रेंचाइज़ी देगा। और फ्रेंचाइजी का नाम सुनते ही मेरे दोनों कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मैं फ्रेंचाइजी के बारे में जानता था। फ्रेंचाइजी बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका था जिसमें एक सक्सेसफुल बिजनेस आपको मिलता है, आप थोड़े पैसे लगाते हो और इनकम कमाते हो, रिस्क फैक्टर नहीं होती है।
लेकिन थोड़े पैसे कमाते हो, मेन पैसा जो फ्रेंचाइज़ी देता है वो कमाता है। उन्होंने एक बात जो मेरे को कही थी वो बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि आपको फ्रेंचाइज़ी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगा और आपको ये अधिकार है कि आप दूसरे को फ्रेंचाइज़ी दे सकते हैं। यानी आप दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। बात मेरे को समझ में आ गई। एजुकेशन था, पढ़े-लिखे थे, बहुत सारे किताब मैं पढ़ता था, इसलिए बात मेरे को समझ में आ गई कि दुनिया में सबसे अच्छा काम अगर कुछ है तो नेटवर्किंग है, दूसरा कोई नहीं है। ये वो दिन है और आज की दिन है, मेरे से अगर कोई पूछता है, नींद में भी पूछोगे कि दुनिया में सबसे बढ़िया काम क्या? तो मैं कहूँगा नेटवर्किंग, राइट? तो मैं वहाँ पे इस बिज़नेस में आ गया और चूँकि उधर लॉस हो चुकी थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके थे, तो मैं इस बिज़नेस को करने लगा था, 2-2 बिज़नेस में मैं फेल हो चुका था। मैं इस बिज़नेस को करने लगा था, लेकिन बिज़नेस आसान नहीं था। फिर भी बिज़नेस तो मैंने बहुत अच्छा किया। सफलता मेरे को बहुत जल्दी मिली और जब किसी को सफलता मिलती है ना, तो पचाना भी सीखना चाहिए। बहुत लोग सफलता पचा नहीं पाते। मैं इतना सक्सेसफुल हो गया कि उस बिज़नेस में बहुत कम लोग उस लेवल तक जा पाते थे, जिस लेवल पे मैं बहुत ही कम टाइम में 3 से 4 महीना में चला गया था। लेकिन बाद में मेरे को एहसास हुआ कि ये जो मैं ऊँचाइयाँ हासिल की, वो इसलिए नहीं किया कि मेरे में कोई ख़ास टैलेंट था, मैं इसलिए किया था क्योंकि मैं लोगों पर इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया डालता हूँ। बातें बहुत अच्छा कर लेता हूँ, समझा बहुत अच्छा लेता हूँ, जिसका नतीजा मेरे को सक्सेस मिला था। लेकिन फिर भी क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारे घाटे मिले थे, तो फैमिली ने चाहा कि चलो इसको एक मौका और देते हैं और वो मौका मेरे लाइफ़ में आया और मैं बनारस से पटना शिफ्ट कर गया। फाइनेंशियली मदद तो फैमिली ने नहीं की, लेकिन मोरली बहुत मदद की। मेरे को उस समय एक लीडिंग ब्रांड हुआ करता था जिसका सीएनएफ मिला और सीएनएफ भी बहुत अच्छा मोड ऑफ बिज़नेस होता है। क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से था, तो मेरे को मालूम था कि सीएनएफ भी बहुत अच्छी मोड होती है। मैं तुरंत सीएनएफ काम करने के लिए पटना शिफ्ट कर गया। अब जब मैं पटना शिफ्ट कर गया तो धीरे-धीरे जो बिज़नेस मैं नेटवर्किंग का वहाँ कर रहा था, क्योंकि मेरी टीम सारी बनारस के आस-पास में थी, मैं पटना शिफ्ट कर गया, मैं सोचा था कि यहाँ से जाके वहाँ कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं इतना उलझ गया, लेकिन उलझने से फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत ही जल्दी पूरे मार्केट में मेरा ही प्रोडक्ट मिलता था, कोई ऐसी दुकान नहीं बची थी जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिलता था। अगेन सफलता मेरे को मिली, सफल हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा शायद मेरी किस्मत खराब थी। मेरे ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सरकार ने एक पॉलिसी चेंज किया और पॉलिसी चेंज करने के बाद सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी लाई, जिस पॉलिसी में इम्पोर्ट करना आसान हो गया और बहुत सारे लोग ये मैं बातें जो कर रहा हूँ ना, मैं ये बात कर रहा हूँ 2003-4 के आस-पास का। बहुत सारी लोग इम्पोर्ट करने लगे और जिसकी वजह से चूँकि वो सॉफ्ट टॉयज़ का बिज़नेस था, तो बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट आने लगे और आपको मालूम होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट चले या ना चले लेकिन दाम उसका ज़रूर चलता है। हम आम आदमी अपने पहले पॉकेट को देखते हैं, जिसके वजह से उसको ज़रूर लेते हैं। अब चूँकि हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट थी, थोड़ी महँगी थी, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन में आया, वो सस्ता था, जिसके वजह से अगेन मेरे को धीरे-धीरे बिज़नेस मेरा डाउन जाने लगा, लॉसेस होने लगा, लेकिन मैं कुछ पैसा कमा चुका था इस दौर पे। थक के हार के रुकने वाला तो था नहीं। एक अपॉर्च्युनिटी और मेरे को मिली अगेन फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस इन माय लाइफ, डीआरएस किड्स, छोटे बच्चों का स्कूल, जो बहुत आज डिमांडेड है, लेकिन उस समय बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था बिहार के लिए। मैं लेके आया, सफल मॉड्यूल था, लेकिन ब्रेक थ्रू मेरे को उसमें नहीं मिला। 2 साल मैंने समय लगाया उसमें, बहुत मेहनत किया। मेहनत करते गए, काम करते गए, मेहनत करते गए। 2 साल तक जितनी मैंने जमा पूँजी फिर कमाई थी, इकट्ठा की थी, वो सारे पैसे उसमें लगते चले गए। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बिज़नेस से प्रॉफ़िट आ नहीं रहा था। नाउ व्हाट? अगेन सहारा, नेटवर्क मार्केटिंग। मैं वापस अपने नेटवर्क पर ध्यान देना चालू किया, टीम डेवलप मैं पटना में करना चालू किया और धीरे-धीरे मैं ग्रो करने लगा और बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उस पुराने कंपनी में सफलता ही सफलता थी मेरे को।
पटना में बहुत लोग मेरे को जानने लगे थे उस बिज़नेस की वजह से। आज बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरे टीम में हैं, जो वहाँ से यहाँ आए हैं। इसी दौरान हमारा मुलाकात नरेश सर से हुआ। वो भी उस पुराने कंपनी में थे, लेकिन मैं इतना हम्बल और इतना ज़्यादा फेथ अपने कंपनी पर था कि मैं दुनिया में किसी और चीज़ को सुनता नहीं था। नेटवर्किंग तो बहुत आई, लेकिन 2 के अलावा मैंने तीसरा कभी नेटवर्किंग नहीं किया। पहला तो पुरानी कंपनी थी, दूसरा ये। बहुत सारी कंपनियां हमको आई, प्रलोभन दी कि आप मेरे कंपनी में आ जाओ, आपको मैं ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, बट कभी भी मैं उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। एनीवे, नरेश सर एक दिन सुबह सुबह मेरे पास आए, बोले कि सर मैं आपको प्लान दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नरेश सर आप जानते हैं कि मैं दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। बोले सर प्लीज एक बार मेरा प्लान तो देख लीजिए। हमने कहा नरेश सर आपको मैं टाइम देता हूँ, जितना टाइम आपको लेना है उतना टाइम लीजिए, आप हमको प्लान दिखाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के बाद इस प्लान को दिखाने के बाद आप मेरे दरवाजे से अंदर नहीं आएंगे। नरेश सर ने कहा ठीक है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊं, प्लान सुनने के लिए तैयार है, प्लान तो सुन लीजिए। पूरी प्लान उन्होंने समझाया, ब्रोशर वगैरह छोड़ दिया, जो एथिक्स नेटवर्क मार्केटिंग की होती है, कुछ ब्रोशर छोड़े, कुछ प्रोडक्ट छोड़े और ही quit। मैंने सबको उठाया, अलमारी के ऊपर रख दिया, मैं भूल गया, मैं देखने भी नहीं जा रहा था। लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं थे। अब बड़े बच्चे बड़े हो गए थे और मेरा बड़ा बेटा हैदराबाद कोचिंग के लिए जा चुका था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैं एक और गलती ना करते हुए पूरा फोकस मैंने नेटवर्किंग पर किया और यहां से हम अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू किया। लेकिन एक कमी मेरे को खलता था पुराने कंपनी में, मैं पैसा अच्छा कमा रहा था। मैं इस बिजनेस में आया क्यों था नेटवर्क मार्केटिंग में? रॉयल्टी इनकम के लिए। लेकिन मेरे को ये बात तो समझ में आ रही थी कि मैं कमा रहा हूं, मेरा टीम के लोग नहीं कमा रहे हैं, यानी कि ये बिजनेस चलेगा नहीं। जब तक मैं मेहनत करूंगा मेरे को पैसे आएंगे, मेरा मेहनत कम, चूंकि हो रहा था। तो एक दिन मैं इसका ब्रोशर पड़ा हुआ था, तो कुछ पढ़ने का नहीं था मेरे पास, तो ऐसे ही मैंने उस ब्रोशर को उतार के वो सक्सेस प्लान जो हमारा होता है ब्लू वाला कॉपी, उसको मैंने पढ़ना चालू किया। मेरे को एक चीज समझ में आया कि यहाँ पैसे तो डाउनलाइन भी कमाएंगे। जो कमियां मेरे को वहां खलती थी, वो कमियां यहाँ हमको नजर नहीं आया। वहां पे मंथ के एंड में हम हीरो होते थे एक दिन के लिए, अगले ही दिन जीरो। थक जाते थे, मेहनत कर करके थक जाते थे, क्योंकि हर महीने वही निराशापन जीरो। फिर पूरी महीना मेहनत करो, अगले महीना जीरो। जब हम कंपेयर करना चालू किए इस प्लान को उस प्लान से, तो मैंने एक चीज पाया कि यहाँ पे हम जीरो नहीं होते, यहाँ पे ऑलवेज हीरो होते हैं। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब स्विच ओवर करूंगा। 10-12 साल का नेटवर्किंग का कैरियर जो वहां पर मेरा था, उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गया और मैंने बाकायदे रिजाइन किया था। मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया था, मेरे को यहां तक मैनेजमेंट तक ने मेरे को अप्रोच किया था कि सर यू डोंट रिजाइन, कहीं भी जाके फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा तो सर जीरो से करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगा। समझ तो मैं भी रहा था, फिर भी मैं रिजाइन करके वेस्टिज बिजनेस में आया। थैंक्स उस दिन को, थैंक्स नरेश सर को, कि जिन्होंने मेरे को इतना बढ़िया बिजनेस मेरे लाइफ में दिया। इस बिजनेस को मैं करना चालू किया, एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत थी, प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं आया। टीम बनने लगा, काम होने लगा, एंड माय वाइफ, लवली वाइफ, कोऑपरेटिव वाइफ, इनका साथ मेरे साथ हमेशा रहा।
अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बहुत सफल हुआ और जब-जब हुआ, मैं आगे आपको पता चलेगा मैंने क्यों कहा जब-जब हुआ, तब-तब मेरी मैडम मेरे साथ थी। मेरे जीवन में परेशानियाँ अभी खत्म नहीं होनी थी, आगे और भी परेशानियाँ थी। बिज़नेस हेलो। बहुत बढ़िया चल रहा हेलो, बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा था, काम बहुत बढ़िया चल रहा था। इसी दौरान चूँकि स्कूल का एक्सपीरियंस का टैग मेरे पास था, मेरे एक मित्र नया स्कूल खोल रहे थे, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, बोला कि सर, आप अपना एक्सपीरियंस, पैसा मैं लगाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट को सर मदद कीजिए ना। बात मदद की थी। तो मैंने कहा सर मदद कर देंगे, कभी-कभी आके पूछ लीजिएगा जो होगा। बोले नहीं सर आप इन्वॉल्व होके मदद कीजिए, आपको सर निराश नहीं होना पड़ेगा। निराश का मतलब मालूम क्या? इससे निराश नहीं होना पड़ेगा, पैसे से। आपको मालूम है कि मेरे आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा एक बच्चा बाहर जा चुका था, दूसरा 10th पास करके और वो भी बाहर जाने की तैयारी में था। अब तक मेरे पहले बेटा का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था, पैसे तो बहुत चाहिए थे ना। बिज़नेस इतना बढ़िया नेटवर्किंग शुरू में तो चलता नहीं है। शुरू में नेटवर्किंग से पैसे तो कम आते हैं। लालच, इंसान है भाई, लालच हमें भी आती है। जब इशारों-इशारों में बात उन्होंने पैसे की तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कूल का टाइमिंग क्या होता है? सुबह 7 से 12। मेरे नेटवर्किंग पर कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। चलो डील कर लेते हैं और मैं उनके साथ लग गया। बाकी टाइम तो मेरे पास इंडिपेंडेंट था ना काम करने के लिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहीं पर नेटवर्किंग के साथ एक और प्रॉब्लम आता है जिसको मैं थोड़ा देर में डिस्कस करता हूँ। खैर, मैं वहाँ जॉइन किया। सोच के क्या गए थे? 7 से 12। धीरे-धीरे 7 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से शाम का 7 हुआ और मालूम चला कि 10 हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग चूँकि पैसे लगा रहे थे और मैं सिर्फ काम कर रहा था जिसके एवज़ में मेरे को पैसे मिल रहे थे, तो सारी ज़िम्मेवारी किसके सर पर? मेरे सर पर। धोखा मैं देता नहीं। ईमानदारी से मैं भागता नहीं हूँ। तो पैसे ले रहा था, तो ईमानदारी से काम कर रहा था। पूरा टाइम वहाँ देने लगा और उस दौर में मेरा बिज़नेस नीचे जाने लगा। जैसे ही आप बिज़नेस से डाइवर्ट होते हो ना अपने बिज़नेस से, वैसे ही आपका टीम भी सोना चालू कर देता है। मेरे साथ भी वही हुआ। कुछ दिनों बाद मेरे को समझ में आ गया। थैंक्स अगेन टू शिव सर कि शिव सर आए, मेरे को समझाया कि सर आपका नेटवर्क नीचे जा रहा है। आपको नेटवर्किंग करना है या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल करनी है। मेन तो मेरा नेटवर्क ही है। तो सर ने अब उस समय की सारी हालात मेरे को दिखाया, तो मेरे को समझ में आया कि शायद ये शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में जो मैं पड़ गया हूँ, इससे भला नहीं होना है। 7 जनरेशन के लिए इनकम हम इकट्ठा यहाँ से नहीं कर सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम हमको उस स्कूल से नहीं मिल सकती है। टाइम फ्रीडम का तो हाल समझ लिए। 7 से 12 के लिए गए थे और 7 से रात का 10 होने लगा था। फ्रस्ट्रेशन तो हमको भी था। मैं इंतजार कर रहा था कि उन लोगों की तरफ से कोई गलती हो और मैं उसको पकड़ के यहाँ से निकल लूँ। और जब आप सकारात्मक कुछ सोचते हैं जीवन में तो ऊपर वाला भी मौका देता है। मार्च में जो पेमेंट हमको मिल रहा था, बात ये हुई थी उसकी जस्ट डबल हमको मार्च के बाद मिलेगा और संजोग से जब अप्रैल का पे आउट हमारे पास आया, तो वो जितना मार्च का था उतना ही था। द सेम डे मैं उनके पास गया। आई सेड सर मैं आप यहाँ से रिजाइन करता हूँ। उन्होंने बोला रीजन क्या? हम बोले कि कोई रीजन नहीं है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आप कमिटमेंट तोड़ा, मैं अब अपना कमिटमेंट तोड़ता हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं। चाबी रखा, फटाफट फटाफट वहां से निकल गया। काफ़ी दिन तक वो लोग मेरे का मान-मनोवल करते रहे। घर आ गया, मैडम भी आके तरेर रही थी कि इनकम है नहीं, बच्चों का फीस टाइम से नहीं गया तो बच्चों को वहाँ दिक्कत आएगी। घर चूँकि किराए के मकान में रहते थे, तो यहाँ किराया भी देना है और बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले थे। एक्टिव इनकम क्लोज़, पैसिव इनकम कम आ रहा है। नाउ
व्हाट टू डू। खैर, अगेन मैंने मेहनत किया, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ता था, गया आना जाना, पटना की टीम मेरी डेवलप होने लगी, छपरा मेरा एक टीम बन गया, कुछ टीम रांची में मेरा डेवलप हो गया। एंड धीरे धीरे जब आप पॉजिटिवली कुछ चाहते हो ना, शिद्दत से जब ऊपर वाले से कुछ मांगते हो तो ऊपर वाला देता जरूर है। मेरी टीम डेवलप होने लगी और इनकम की प्रॉब्लम मेरी खत्म होने लगी, वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जब भी वो आपको सफलता देता है, उसके साथ ही वो तुरंत आपका एग्जाम भी लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरा एग्जाम चालू किया, मेरी फैमिली प्रॉब्लम कुछ स्टार्ट हो गई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हम एक बहुत संपन्न परिवार से थे, मैं उसको छोड़ नहीं सकता था, और पटना रह के उसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते थे। बच्चे दोनों बाहर जा चुके थे, इसके अलावा और कोई काम हम कर नहीं रहे थे। तो एक दिन मैं मैडम से बात किया कि व्हाई नॉट हम लोग छपरा शिफ्ट कर जाते हैं, घर जाते हैं, वहीं से भी बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। यहां से भी तो आउट स्टेशन जाके बिजनेस बिल्ड तो कर ही रहे हैं, बाहर आते ही जाते हैं, वहां से आएंगे जाएंगे करेंगे। मैडम भी तैयार हो गई, और जब मैडम तैयार हो गई तो हम लोग अपना छपरा आ गए। छपरा आ गए तो मैंने सोचा कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, पहले मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद मैं बिजनेस कर लूंगा। और ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इसमें जैसे ही आप आउट होते हो, धीरे धीरे आपका टीम भी आउट होना चालू हो जाता है। मैं आउट, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और उधर अगेन फिर टीम मेरी नीचे जाना चालू हो गया। लोग एक्टिवली परचेजिंग नहीं कर रहे थे, मैं चूंकि फॉलो अप नहीं कर रहा था, तो कोई आज कर रहा है, कोई इस महीने छोड़ दे रहा है, मीटिंग्स बंद। और सबसे ज्यादा खुराक हम लोग को कहां से मिलता है, हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा पोषक तत्व कहां से मिलता है? मीटिंग से, सेमिनार से। और ये जब बंद, तो प्रॉब्लम बढ़ना चालू। अगेन मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैं चाहे जितना मेहनत कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बीच एक मित्र मेरे हैं, बचपन का दोस्त, वो एक दिन मिला और हम लोग ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे, गपशप हो रही थी। तो बात प्रॉब्लम की आई, तो उसने बोला कि किशोर, जहां तक मैं जानता हूं, जीते जी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हुआ ही नहीं है। लाइफ का मतलब प्रॉब्लम, आपके जीवन में भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज मेरे को बताओ कि प्रॉब्लम की जब बातें करते हो, तो आप अपना काम धंधा सब छोड़ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। बाकी जो लोग आपके साथ, जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो अपना इनकम छोड़ दिए हैं, बंद कर दिए कि वो कर रहे हैं। मेरे को लगा बात तो सही है, बाकी सब अपना काम तो कर रहे हैं, बाकी किसी का इनकम रुका तो नहीं है, और मेरा इनकम नीचे जा रहा है, रुक रहा है। देन मैंने सोचा कि चलो, अब प्रॉब्लम के साथ ही जीवन सीखना होगा, और जीते हैं। अब बिजनेस फर्स्ट, अब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की बात अब बाद में होगी, पहले बिजनेस करते हैं। और यहां से एक्टिवली हम बिजनेस करना चालू किए। और चूंकि ड्रीम, इस बिजनेस का ना, जी। बात प्रॉब्लम की थी और ड्रीम की थी। ड्रीम मेरे बहुत बड़े थे, तो मैं यहां पर डिसीजन लिया कि अब मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ये रहे, हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन पे काम करें, ना कि प्रॉब्लम पर हम फोकस करें। मैं पुनः इस बिजनेस को करना चालू किया, लेकिन समस्या विकराल थी मेरे पास। मैं छपरा का रहने वाला, जन्म स्थान जानता किसी को नहीं था। बचपन में हॉस्टल चले गए, और बाकी पूरी कैरियर मैंने छपरा के बाहर किया।
अब 30 साल बाद लौट के आइएगा तो आपको पहचानेगा कौन? समस्या था नहीं। तो मेरे पास एक रास्ता बचा था, प्रोस्पेक्टिंग, यानी अनजान लोगों से बात करना, परिचय बढ़ाना, दोस्ती करना और उनको प्लान दिखाना। आज मेरे छपरा में जो भी टीम में मेरे मेंबर हैं, मैं किसी को नहीं जानता था, और जिन लोगों को मैं जानता था उनमें से कोई भी मेरे टीम में नहीं है। तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग चालू की, लोगों को प्लान दिखाना चालू किया, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना चालू हुआ, थोड़े बहुत पैसे आने लगे, लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगा था। अभी दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, मेहनत बहुत करना चालू किया हमने, और दिन रात एक करके मैं बिजनेस करना चालू किया, और मैं चाहता था कि संगीता जी मेरे साथ काम करें। लेकिन संगीता जी को कुछ हेल्थ चैलेंजेस होने की वजह से, शुरू में उस वजह से वो तैयार नहीं हो रही थी। और जब बहुत दिन आप काम करना छोड़ दोगे ना, तो बाद में काम करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब संगीता मैम के साथ प्रॉब्लम ये था कि अब वो कंफर्ट जोन में आ गई थी और काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं अगर उनको काम करने के लिए कहता था तो बहाने उनके पास एक नहीं अनेक होते थे। अब इस दौर में पंकज सर और शिव सर का दौरा छपरा के लिए चालू हो गया था। शिव सर और पंकज सर को मालूम था कि संगीता मैम अगर चाह लेंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ देखिए, जो टीम भी मेरा यहाँ डेवलप हो रहा था वो मैक्सिमम लेडीज टीम डेवलप हो रहा था, थैंक्स टू कविता मैम। पता नहीं है आज नहीं है यहाँ पर, लेकिन कविता मैम जी सर, हैं। हमारे टीम में आई, एक ऐसी लेडी जहां से हमने बहुत कुछ सीखा। सारी विपरीत परिस्थिति उनके लाइफ में होते हुए भी इतना मेहनत करना, और कदम से कदम मिला के चलना। और अंधे को क्या चाहिए था? दुआ। मेरे को क्या चाहिए था? कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। मैं जानता कम लोगों को था, लोग ही तो चाहिए मेरे को। मैं कविता मैम के बाद और भी बहुत सारे लोग टीम में आए जिनके साथ मैं मिलकर काम करना चालू किया। और लेकिन नेटवर्कर के साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब प्रॉब्लम क्या बड़ी बड़ी होती है कि जो टीम ऊपर वाला मेरे को दे रहा था वो किसका दे रहा था? लेडीजों का। एक से एक एक्टिव लेडीज आ रही थी और मैं कौन? जेंट्स। हमारे समाज में दोनों पैरेलल चलते हैं, है ना। अब ये समस्या मेरे साथ था, और मेरी बेटर हाफ बिजनेस ना बाबा ना। पंकज सर समझा के थक गए, शिव सर समझा के थक गए, लेकिन अगेन काम क्या आया? मीटिंग। मैंने मैडम को तैयार किया और एक बहुत बढ़िया मीटिंग हो रहा था पटना में, दीपक सूद सर ले रहे थे वुमन एम्पावरमेंट पर। मैं इनको वहां लेके चला गया, किसी तरह मना के लेके चला गया और वो मान गई, और वो मीटिंग काम आ गया। और हम जब लोगों को हम लोग कहते हैं मीटिंग चलो, तो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, बहाने ही बहाने। तो मैडम गई वहां से, कुछ उनको लगा, आई, थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाई और फिर सो गई। अब बाली सर ने क्या किया इस दौर में? बाली सर ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे मेरे को 2 बार और सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी तक जो गेस्ट रूम तक हम लोग जा पाते थे, जहां चाय भी मिल जाती थी और बिजनेस की बातें हो जाती थी, और जो प्रोडक्ट थे वहां से काम चल जाता था, अभी बाली सर ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट ला दिए जो किचन तक चला गया था, बेडरूम तक चला गया था, यस। बाथरूम तक चला गया था। यानी कि जिस घर में हम एंट्री नहीं पा सकेंगे, क्या ये प्रोडक्ट वहां दे सकेंगे? अब नहीं। इसके लिए फैमिली बिजनेस, इसीलिए इसको कहा जाता है। यानी मैडम का तैयार होना बहुत जरूरी था मेरे लिए।
रास्ते मिल नहीं रहे थे इनको तैयार करने का। खैर, ये स्टोरी अपना बताएंगी कैसे तैयार हुई, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन डेफिनेटली आज मैडम साथ में काम कर रही है, तो हम लोगों के बेडरूम, किचन और बाथरूम सब घूम लेते हैं और जहां जितना प्रोडक्ट डालना है डाल के चले आते हैं। बिजनेस से आई एम सेटिस्फाइड, फोकस मेरा बहुत क्लियर है। इस पूरे जर्नी में मैंने एक ही चीज सीखा, इस पूरे जर्नी में मैंने एक ही चीज सीखा, वो ये था कश्ती कहां मना करती है, तूफानों से टकराने में। कश्ती कहां मना करती है तूफानों से टकराने में, वो मांझी ही डर जाता है अपने आप को आजमाने में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उम्र भला हमें बहुत कहां सुंदर बुरा सर। करती है, उम्र भला कहां हमें बुरा करती है, ये तो हम ही छोड़ देते हैं संग उत्साह और जवानी का। मंजिल की क्या है हैसियत जो हमें ना मिले, हौसला हमारा जरूरी है उन तक पहुंच जाने को। हौसला तो हम ही को लाना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत खूब, कोई बहुत खूब। मुसीबत भला इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, ये हम जो है मान बैठते हैं खुद को तसल्ली दिलाने को। कोई मुसीबत बहुत बड़ा नहीं होता है, ये तो हम मान बैठते हैं ना अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए कि मुसीबत बड़ा बहुत बड़ा है। अगर मुसीबत है तो रास्ते हैं। गलती यह नहीं कि गलती हो गई, गलती यह नहीं कि गलती हो गई, गलती तो यह है कि हम गलती करने की ही नहीं खुद को आजमाते हैं। गलती को खुद को आजमाने को। माना सपनों का आकाश की कोई सीमा नहीं होती, पर पंख तो हमें ही चाहिए आसमान में उड़ जाने को। उम्मीद भला कब टूटती है, खुद ये हमारा ही डर है जो लगता है हम इसे मिटाने को। असफलता का कोई हक नहीं हमारी जिंदगी में, पर हिम्मत भी तो नहीं जुटा पाते हम सफल को गले लगाने को। कुछ भी असंभव नहीं है इस जहां में, बस ठान के असंभव से संभव की दूरी मिटाने को। ये एक मैसेज था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत जितने मेरे लाइफ में बहुत अप्स बढ़िया एंड मैसेज डाउन्स है। आए हैं, जितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, अच्छे अच्छे लोग टूट जाएंगे। मैं ये नहीं कहता सही। कि जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आते, प्रॉब्लम सबको आती है। चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन कभी लेटर ऑन करेंगे। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा संगीता मैम को कि वो थोड़ी बहुत अपनी लाइफ यस, के यस बारे सर। में भी बताएं। तो संगीता मैम को अनम्यूट करते हैं। यस, जी जी। चलिए नेक्स्ट संगीता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर कितना टाइम है चलिए, इनके लिए अभी? अभी है आपके पास आधा घंटा है, 25 मिनट, 25 मिनट है अभी। ओके ओके, थैंक यू सर। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड ऑल ऑफ मॉर्निंग, यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं थैंकफुल हूँ पंकज सर के लिए, क्योंकि आज वो इतना अच्छा मौका दिए। क्योंकि मेरे लाइफ का ड्रीम है कि एक दिन हमको स्टेज पर से खड़ा होकर अपनी सक्सेस स्टोरी सुनानी है, और आज वो मौके का एक आगाज है। इस तरह से जो हम लोग दोनों बैठ के आज बता पा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो वो एक उस सपने को पूरा करने का एक आगाज है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, जो आज हमें ये आप थैंक यू, मौका दिए। थैंक यू। प्लस मैं थैंकफुल हूँ शिव सर के लिए भी, और जिन्होंने हमें इसमें ज्वाइन किया, नरेश सर, उनके कारण आज हम इस बिजनेस में हैं। और इसके साथ प्रेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जहाँ से आज हम इस तरह से बातें कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आई, बाहर ताहीमाम हो रहा है, फिर भी आज हम जूम के जरिए सब एक साथ मिलकर हम लोग सब यहाँ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे हैं, अपनी स्टोरीज बता पा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है
बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं, तो मैं थैंकफुल हूँ इस बिजनेस के लिए। इफेक्टिव जो गौतम बाली सर इसको लेकर आए, उनका विजन इतना अच्छा है कि जिसके कारण कि हम कोई भी प्रॉब्लम में आने से पहले ही उसका वो सोल्यूशन दे देते हैं। अभी कल ही हम पढ़ रहे थे कि जिनका ऑनलाइन होम टू डिलीवरी नहीं पहुंच पाया, अगर वो जाके सेंटर्स पे जाके प्रोडक्ट्स लेंगे तो उन्हें 25 रुपीज अलग से गिफ्ट मिलेगी। तो पैनिक नहीं करिएगा कि कहाँ हमें नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो लिस्ट अभी नहीं जारी हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो जब लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसके पास पास वाले लोग जाके उसको ले पाएंगे। सॉल्यूशंस का, प्रॉब्लम्स का टेंशन हमको नहीं है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में हमें कोई प्रॉब्लम का टेंशन नहीं है। हमें करना सिर्फ ये है कि हमें ये ज्वाइन करके इसके प्रोडक्ट यूज करना है ना। तो चलिए मैं इधर उधर की बातें कम करके अब मैं अपनी स्टोरी पे आती हूँ कि मैंने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, या छोटी सी शॉर्ट में बताना चाहूंगी। फर्स्ट मेरा जो भी जन्म हुआ है वो कर्नाटका स्टेट से मैं हूँ, और वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के रीति रिवाज और नॉर्थ में जहाँ मेरी शादी हुई वो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो शादी के बाद ऑन स्क्रीन आया मैडम। हाँ चलिए ठीक है, बहुत 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 थैंक यू। जी जी। शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मुझे फेस करनी पड़ी, थोड़ा सा एडजस्ट होने में यहाँ के माहौल में। बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर वाले, मेरे फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि मेरे साथ कोऑपरेट किए और कोई तरह का रोक टोक मेरे साथ बहुत ज्यादा नहीं था। बाकी सर सारी स्टोरीज तो सर बता चुके हैं कि कैसे हम लोग बनारस में थे, फिर बनारस के बाद पटना आए, और फिर पटना के बाद हम यहाँ छपरा आए। तो ज्यादा उधर की बातें नहीं करके मैं छपरा से ही स्टार्ट करती हूँ कि कैसे मैं इस बिजनेस में आई। इस बिजनेस में लाने के लिए मेरे साथ इन्वॉल्व हुए, कैसे इन्वॉल्व हुए, क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक नेटवर्किंग करके मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी और मैं अब नेटवर्किंग के बारे में सुनना नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन ये जरूर कहती थी सर को कि आप कीजिए, अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो मैं करूंगी। ये मेरा कहना था कि आप जिस दिन सक्सेसफुल होंगे उस दिन के बाद से मैं करूंगी। ये मेरा गलत सोच था, जो मुझे जिसका एहसास अब होता है कि हाँ, काश मैं इनके साथ पहले से ही एक्टिव रहती तो आज हम कहीं और रहते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं कैसे मोटिवेटेड हुई ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे मोटिवेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो था पटना का मीटिंग, वुमेन एम्पावरमेंट का, जो दीपक सूद सर लिए थे। उस मीटिंग को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, घर पे बैठ के रोटियां बेलना, घर पे आराम से समय बिताना, क्या यही करने के लिए हम पैदा हुए हैं? क्या यही करना है? बस यही करते करते हम मर जाएंगे? ये मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उस मूवी का एक सीन मुझे याद है जिसमें एक लेडी एक आर्मी का सीन दिखा रहा था, एक वारफील्ड का सीन दिखा रहा था उसमें, और दिखाता है कि कैसे वो ट्रूप जो है फंसा हुआ एक जगह बाहर, गोलियों की बौछार हो रही थी और उनको क्रॉस करके इधर से उस साइड जाना रहता है। तो वो लोग जा नहीं पा रहे होते हैं, बहुत गोलियों की बौछार हो रही होती है। तो वो लेडी क्या करती है, एक ढाल उठाती है और ढाल को अपने ऊपर ओढ़ती है और सारे गोलियों की जो बौछारें है वो उसको उस ढाल पे रोकती है और अपने पीछे से साइड से अपने ट्रूप को निकाल के ले जाती है। तो ये वाला सीन मुझे हमेशा याद रहता है कि प्रॉब्लम्स तो हैं ही, आएंगे ही, लेकिन उससे निकलने के लिए हिम्मत करना पड़ेगा। वहां से निकलने के लिए हमें हिम्मत करना होगा। हम खुद को भी बचाए और हम पर जो डिपेंडेंट है उनको भी बचा सकते हैं इस तरह से करके। तो हम फिर वापस छपरा आए, बहुत अच्छा लगा वो मीटिंग, बहुत ही चार्ज अप थे। एंड हम थोड़ा बाहर निकल के कुछ लोगों से, अपनी ही गली मोहल्ले में निकल के कुछ लेडीज से मिलके इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए कोशिश की। और हम देखे कि ड्यू टू अनएजुकेशन प्लस जो यहाँ का रहने का सिस्टम है या जिस तरह से लेडीज यहाँ पे रहती है, उस हिसाब से उनको लगा कि इनको बताएंगे तो, या कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, तो हमको लगा कि यहाँ पर ये बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पटना में हम कर चुके थे इनके साथ, सर के साथ, वहाँ रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता था, वहाँ रिस्पांस भी अच्छा आता था, लेडीज सुनना भी चाहती थी, समझती भी थी। तो हम वहां से पटना से कंपेयर किए और सोचे कि यहाँ पर ये बिजनेस शायद नहीं चल पाएगा, मैं कोशिश जो कर रही हूँ वो बेकार है। ऐसा सोचकर फिर से हम डिमोटिवेटेड हो गए और फिर वापस हम घर पे बैठ गए। सर लोग भी आते थे,
कोशिश करते थे, पर वही ढाक का 3 पात, कोई रिजल्ट नहीं आता था। फिर प्रॉब्लम्स तो बहुत है हमारी लाइफ में। एक दिन ऐसा आया जिस दिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे को किशोर सर का मदद करना चाहिए। सर इतना अकेले एफर्ट कर रहे हैं, इतना अकेले मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, तो हमको इनके साथ साथ देना चाहिए। और ये जो इस तरह से इतनी बड़ी टीम लेडीज की खड़ी किए हैं, उसको हमको टेक ओवर करना पड़ेगा। सर हमको बार बार बताते थे कि देखो इतनी सारी लेडीज जुड़ी है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, पर फिर भी मैं मोटिवेटेड नहीं होती थी। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आया जिस दिन सर हमको ले जाकर कविता मैम से मिलवाए, अपनी टीम लेडीज टीम से मिलवाना शुरू किए, और हम भी उस दिन से, यस सर, तो हम उनसे मिले। उनको देख के मैं मोटिवेटेड हुई कि अगर ये लोग इतना अच्छे से निकल के कर रही हैं, तो मैं तो इनके साथ लग के कर सकती हूँ। वहां मेरे मोहल्ले में वैसी लेडीज नहीं है, लेकिन इनके साथ तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये तो मेरे ही टीम के हैं। तो फिर हम इनके साथ करना शुरू किए, कविता मैम, सुनीता मैम, इन लोग के साथ हम निकलना शुरू किए। एक एक के घर इनकी जो भी इनके डाउनलाइंस थे उनके यहाँ मिलवाना शुरू की, उन लोग से मिले। फिर हम लोग बैठ के प्लान किए कि मैम आखिर रिजल्ट, इतना मेहनत उनको करते हुए देखते थे, बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज्यादा सेलिंग इतना अच्छा कर लेती थी, प्रोडक्ट्स इतना अच्छा सेल कर लेती थी। पर हम उनसे पूछे कि मैम प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो हम देखे कि प्रॉब्लम जो आ रहा है वो एक्चुअली मैम प्लानिंग नहीं दिखा पाती थी, प्लान शो कर नहीं पाती थी। फिर भी प्लान शो नहीं भी करने के बावजूद भी वो किसी न किसी तरह प्रोडक्ट्स दिखाकर, कुछ न कुछ तरीका आजमाकर वो ज्वाइनिंग बहुत सारा करवा चुकी थी। तो फिर उसके बाद हम एक दिन घर आए, अपने सारी पुरानी नोट्स, जितने जो लास्ट बिजनेस जो हम लोग किए थे, उसके सारे नोट्स निकाले, सारे कॉपीज निकाले, और बैठ के मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने सारा कुछ पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, क्योंकि मेरे को एक चीज तो दिमाग में था कि अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला जो वहां था, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है, और यहाँ भी उसी फॉर्मूले से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को हम अकॉर्डिंग टू अपने बिजनेस, हमारे जो वेस्टीज का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान तैयार किया। फिर अपना कुछ अप्लाइन से मदद, कुछ मोबाइल से, कुछ यूट्यूब से, कुछ सर से, कुछ किशोर सर से कि सर इसके में ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो इस तरह से मदद किए, सर भी बहुत मदद किए हमको समझा, बताने के लिए कि ऐसे ऐसे कीजिए। और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके होम मीटिंग्स रखना शुरू किया। मैम से बात की, मैम हम लोग होम मीटिंग करते हैं, तो मैम लोग भी बहुत ही रेस्पेक्ट करती थी मेरा, और वो लोग भी इसके लिए तैयार हुई, और हम जो जो कहते गए वैसे वैसे वो करती गई। होम मीटिंग्स किए, होम मीटिंग्स में फिर हम डेमोज वगैरह करके दिखाना शुरू किए, और उसके बाद फिर मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ से लोगों को इकट्ठा करके हम पटना भी जाने लगे। तो इस तरह से करके हमारा बिजनेस जो है वो चलने लगा। और बाकी तो सर उसके बाद क्या कहूँ, हाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स बहुत आती है लेडीज को। हम जब यहाँ छपरा में निकले तो देखे कि कैसे लेडीज काम करना चाहती भी हैं, तो उन्हें घर पे लोग सपोर्ट नहीं करते, है ना। कई जगह तो हम लोग उनको गाइड कर देते हैं कि मैम ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, लेकिन कई सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स उनके हैं जहां हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यही कहा कि मैम आप अपने जो भी, अगर हस्बैंड है नहीं करने चाहते कि ना करे, तो उनको आप मीटिंग्स दिखाइए, है ना, उनको आप मीटिंग्स दिखाइए, मीटिंग्स में लेकर के आइए। तो डेफिनेटली अगर वो देखेंगे कि आप क्या कर रही हैं, अगर उनको समझ में आएगा कि आप जो भी कर रही है वो गलत नहीं कर रही है, तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह से करके करके हमने कई लोगों के फैमिलीज को भी मोटिवेट किया, कई लोगों की इस तरह भी सपोर्ट की, क्योंकि वो डाउनलाइन है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम भी समझना हमें जरूरी है। हम पूरी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक तो हम कर ही सकते हैं। तो इस तरह से करके हमने अपनी टीम में देखा कि कैसे हम इसको डेवलप करें, कैसे हम अपना टीम को बहुत अच्छा बनाएं। तो सारी मदद, बाकी फील्ड वर्क तो सारा सर ही करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ही जो करती हूँ। मैक्सिमम जो एफर्ट है, जो सक्सेस का रीजन है, वो मैं नहीं हूँ। मेरे कारण से ये जो भी सफलता मिल रही है वो मेरी कारण से नहीं है। जो मैक्सिमम एफर्ट है, जो बाहर निकल के इधर से शहर से बाहर जाना, बिलिंग करवाना, प्रोडक्ट्स लाना, प्रोडक्ट्स ले जाके
लोगों को पहचाना, है ना, मीटिंग के लिए कैसे लोगों को लेके जाना है साथ में, उसके गाड़ी की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें सर देखते हैं। तो मैं यही मैसेज करना चाहूंगी, लोगों को यही मैसेज दूंगी कि एक कपल के साथ इसको बिजनेस को करें। ये एक फैमिली बिजनेस है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके इस बिजनेस को करते हैं ना, किशोर सर कर रहे थे तो ये बिजनेस का रिजल्ट उतना ही आ रहा था कि जितना कि एक आदमी मेहनत करेगा। लेकिन जब हम दोनों मिलके इस बिजनेस को करना शुरू किए तो वो एक और एक मिलके हम दो नहीं होते हैं। इस बिजनेस में अगर एक कपल साथ में मिलके बिजनेस करता है तो वो बिजनेस 1 और 1 11 होता है। गुड, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं आप लोगों को बस एक छोटी सा हमारी जो स्टोरी है उसका मैं सार बताना चाहूंगी कि क्या है, हमने क्यों ये सारी चीजें आपको बताई। बहुत कुछ हमने किया लेकिन हम जाके लास्टली यहाँ सफल हुए, तो क्यों हुए। तो लेट्स सी कि क्यों। मेरी स्टोरी से आपको यही समझ में आएगा टीम कि बिजनेस में हम बिजनेस किए। स्टार्टिंग में बिजनेस में कोई भी बिजनेस लेके अगर करेंगे तो वो कभी ना कभी उसमें डाउनफॉल आएगा ही, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और एक बिजनेसमैन है, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज अ बिजनेस। हमने नेटवर्किंग से ही सीखा कि बिजनेस होता क्या है। एक बिजनेस उसको बोलते हैं, एक असली बिजनेसमैन वो कहलाता है जिसके पास अपना टीम है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक सिस्टम है ना। तो इसीलिए सारी बाहर की जो बिजनेसेस हैं वो क्या है, वो एक टीम मात्र है ना। अगर किराने की दुकान खोले हुए है तो वो क्या है, वो कोई एक बड़ी कंपनी, कई सारी कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसको लाके यहाँ पे रिटेलिंग कर रहे हैं। आप एक नेटवर्किंग का हिस्सा हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप एक नेटवर्किंग में फंसे हुए। जैसे लोग हमको कहते हैं ना कि फंस गए, तो बाकी लोग भी जो है वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो नेटवर्किंग में फंसे हुए हैं, है ना। दूसरी चीज हमने और क्या आजमाया, एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का बिजनेस अपनाया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास अथाह संपत्ति एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तब आप ये कारपेट एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हाथ आजमा सकते हैं। अदरवाइज अगर एक कंसाइनमेंट फेल तो आपके पैसे डूबे समझिए। फिर हम ये सीएनएफ की बात करते हैं। सीएनएफ किए हम लोग तो क्या हुआ, सीएनएफ जब हम लोग किए तो सारा बाजार में वो प्रोडक्ट भर गया। एक किसी भी एक प्रोडक्ट का एक बूम आता है ना, एक बूम आता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका क्रेज खत्म हो जाता है और फिर आप डाउनफॉल में आ जाते हैं। उसका डिमांड खत्म हो जाता है, डिमांड खत्म, आपकी अर्निंग खत्म। और सीएनएफ में कुछ थोड़ी सी परसेंटेज मिलती है हमें, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छा इनकम करने लगते हैं। फिर उसके बाद स्कूल बिजनेस भी हम लोग किए। उसमें क्या हुआ कि स्कूल तो खोले लेकिन हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला। हमारे पास जितना था पैसा वो हम सारा का सारा धीरे धीरे लगाते गए एंड दी एंड। अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, आपके पास एक्स्ट्रा जितना आप इन्वेस्ट किए हैं उसमें उतना एक्स्ट्रा और पैसा लेके अगर आप बैठे हैं तभी आपका स्कूल बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये भी हो गया। तो लास्ट में हमें यही समझ में आया एंड में कि हमें अगर एक अच्छा बिजनेस करना है तो वेस्टीज नेटवर्किंग ही एकमात्र सोर्स है जहां से हम एक अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। ना तो हमें इन्वेस्टमेंट की चिंता है, ना हमें ऑफिस खोल के बैठना है, ना प्रोडक्ट्स की चिंता है, ना ट्रांसपोर्टेशन की चिंता है, किसी भी चीज का टेंशन नहीं है। करना क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है, सिर्फ एंड सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। और बाहर के प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं वो ना यूज करके यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और अपने लोगों को बताना है। तो इतनी सा अगर करके, सिर्फ इतना छोटा सा चीज करके 3000 पर मंथ हम एक्सपेंड करके, और अगर हमें 40,000 पर मंथ आने लगे तो इसमें क्या बुराई है ना। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगी कि ये जो बिजनेस है बहुत ही अच्छी बिजनेस है, इसको आप समझे। पहले लोग चूंकि बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां भाग गई तो उसको विश्वास करने में बहुत थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, डाउट करते हैं। तो ये बिजनेस बहुत ही काफी अच्छा है, इसको करें। ओके सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज आपका जो मीटिंग रहा बहुत
आज का जो मीटिंग रहा बहुत ही काफी बेहतरीन रहा, और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको इतना तो पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम में कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। और ये जो आज हमारे बीच में जो कपल बैठे हुए हैं, नाइस कपल, थैंक यू सर, थैंक यू। जो ये उस प्रॉब्लम में बिखरे नहीं, निखर करके बाउंस बैक करके वापस आए, ये काबिले तारीफ है। तो हमें इनकी जिंदगी से इंस्पायर होना है, सीखना है कि प्रॉब्लम हर किसी के पास आएगी। हम उस प्रॉब्लम पर फोकस न कर, अगर उसके हम सोल्यूशन पर बात करेंगे तो एक न एक दिन हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, जैसा कि आज दोनों ने मिल करके यहाँ पर ढूंढ पाया। मैडम, एक क्वेश्चन बाकी रह गई है आपके तरफ से, मैडम से जानना चाहेंगे जी सर। कि जैसा कि आपने बता रही थी कि ये जब तक आप अकेले काम कर रहे, जैसे किशोर सर अलग काम कर रहे थे और आप सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो आपके मंदिर में क्या चल रही थी? और एक मैसेज देना चाहेंगे अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो अपने हस्बैंड का साथ नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हस्बैंड तो काम कर ही रहे हैं, हमको क्या करना, बैकग्राउंड से घर में हम इनको खाली बोल देंगे नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इसका प्रभाव कितना पड़ता? और अगर कंधे से कंधे मिलाकर के हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बिजनेस में कितना अपग्रेड होता है, कितना तेजी से बढ़ता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो और बाकी जितने भी हमारे बीच मौजूद है उनको एक समझने में सहूलियत होगी कि हमें ये जो बिजनेस है फैमिली बिजनेस है, और दोनों मिलकर के अगर हम साथ करते हैं तो बिजनेस 4 गुना 1 और 1 11 हो जाती है, 2 नहीं होता 1 और 11 हो जाती है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। आज बहुत अच्छा पिक्चर आपने डाला है, अभी नाइस। थैंक यू सर। मैडम एक जी, एक लेडीज को मैसेज क्या देना चाहेंगे, अपने हस्बैंड को किस तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहिए, खासकर इस बिजनेस में? आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है सर? हेलो? जी सर, हाँ हाँ, आपको चलिए आवाज आ क्लियर रही करें है? मैडम। ओके ओके। जी जी जी। जी घर जी सर, ओके सर। तो घर सर में हम वाइफ यही का कहना क्या रोल चाहेंगे, होता है? लेडीज लोग को यही मैसेज देना घर चाहेंगे, में वाइफ का क्या रोल? वाइफ का घर में ये रोल है कि आप जो भी हस्बैंड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उनको यूज करें, उन्हें डिमोटिवेटेड ना करें कि ये प्रोडक्ट खराब है या ये नहीं यूज करेंगे, हमको तो लैक्मे का अच्छा लगता है लिपस्टिक, हमको ये इसका नहीं प्रोडक्ट चाहिए। पहले यूज करिए, क्योंकि प्रोडक्ट जब यूज करेंगी तभी आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है, क्या है, ये आपके लिए कैसे फायदेमंद रहेगा, है ना। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रोडक्ट को तब तक हमारी समझ में नहीं आता है कि ये अच्छा है कि खराब है। और दूसरी चीज ये कि मीटिंग्स में अगर हस्बैंड लेके जाना चाहें, मीटिंग्स में अगर आपको आपके साथ ले जाना चाहें तो आप जरूर डेफिनेटली जाएं, साथ में उनके देखें, उनको सपोर्ट करें। यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि जैसे आप अपने बच्चे को सपोर्ट करती है पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ो बेटा कुछ करो, है ना, उसी तरह से एक हस्बैंड में ये नेटवर्किंग जो है उसको सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, वो अपने नोट्स बनाएगा, वो में जाएगा, है ना, ये सब कुछ करेगा। तो जिस तरह हाँ एक मदर अपने बच्चे को सपोर्ट करती है कि आप पढ़िए, आप इस तरह से कीजिए, उनको टाइमली खाना देना, जब जितना जो भी होता है ना वो सारा मदद आप एक अपने हस्बैंड को कीजिए, ताकि वो हस्बैंड आपकी तरफ से मोटिवेटेड हो, क्योंकि दुनिया में सब लोग डिमोटिवेट करता है, नेटवर्क को जो है दुनिया में सारे लोग डिमोटिवेटेड करते हैं, टांग खींचते हैं, लेकिन अगर घर में वाइफ ही अगर मोटिवेट नहीं करती है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है, उसको काम करने में उत्साह नहीं बचता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने हस्बैंड को मोटिवेशन दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए प्रोडक्ट्स यूज करके, प्लस कहिए कि यस आप कर सकते हैं इस बिजनेस को, आप कीजिए, इस तरह से कीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो घर के समय जो भी है घर का सारा काम खत्म करके कहिए अपने हस्बैंड से कि आप कहाँ जाते हैं, आप हमें भी लेके चलिए, मैं भी इस बिजनेस को करूंगी, एक बार अपने साथ हमको भी लेके चलिए। जब आप अपना उत्साह दिखाइएगा तो कोई हस्बैंड ऐसा नहीं है कि जो आपको अपने साथ लेके इस बिजनेस में वक्त से के साथ बाहर नहीं निकलना चाहेगा। हस्बैंड के साथ साथ चूंकि ये फैमिली बिजनेस है तो मैं ये भी कह यस हाँ,
प्लस एजुकेट करें, अपने आप को एजुकेट करें। इसके जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आपके हस्बैंड के पास कैटलॉग्स होंगी, है ना, डेमो जो होती है वो देखिए यूट्यूब पे या अपने हस्बैंड से ही पूछिए, वो बताएंगे कि किस प्रोडक्ट के बारे में कैसा क्या होता है, डेमो क्या है। तो अपने आप को सारी प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करें कि कैसे है ये प्रोडक्ट, कैसे काम आती है, ये नेचुरल है, केमिकल नहीं है, ये सारी चीजें पहले सीखें। सबसे पहला जो मेन चीज होता है इसमें कि ये बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सीखना। हस्बैंड भी सीख रहे हैं इस समय, लॉकडाउन के टाइम में सारे लोग सीख रहे होंगे। आप जो लेडीज साथ में बैठी हैं उनसे भी मैं ये कहूंगी कि आप लोग भी सीखें, या अगर कोई लेडीज जुड़ी है तो उनके हस्बैंड से मैं कहूंगी कि वो सपोर्ट करें। इतना कहूंगी सर। और एक स्टोरी सर कहना चाहते हैं सर, चलिए ठीक है, सुनाइए जी। 2 मिनट में स्टोरी सुना लें। और आवाज नहीं आ रही है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक पेंटर था, तो वो डेली पेंटिंग बनाता था और पेंटिंग बनाने के बाद उसको अगले दिन मार्केट में ले जाके बेच के चला आता था। एक छोटा सा शहर भी था गांव से पास में, वहां जाता था, पेंटिंग को बेच के चला आता था। हर बार जब वो पेंटिंग बनाता था और बेच के आता था तो उसको 500 रुपए मिलते थे। ये सिलसिला न जाने कितने सालों से चला आ रहा था। लेकिन जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रही है तो महंगाई का मार उस पर भी पड़ा। उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था तो उसने अपने बेटा से कहा कि बेटा एक काम करो, अब ये 500 रुपए से घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है, तो आप भी पेंटिंग बनाओ, मैं आपको पेंटिंग सिखा देता हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, पेंटिंग बेचो और हम लोग को ज्यादा पैसे आएंगे तो हम लोग के जीवन में और खुशी आएगी। बेटा बोला पिताजी आपने तो बिल्कुल सही बात कहा, चलिए मैं पेंटिंग बनाना सीखता हूँ। बेटा पेंटिंग बनाना सीखना चालू किया और पेंटिंग बनाने लगा। कुछ दिन में उसने पेंटिंग तैयार की, पिताजी को दिखाया, पिताजी ने कहा बेटा इसको बाजार में ले जाओ, बेच के आ जाओ। बेटा बाजार गया, पेंटिंग को बेच के आया। अब जब वो पेंटिंग बेच के आया, पहले तो दिन भर वो बेचा नहीं क्योंकि 100 रुपए उस पेंटिंग के मिल रहे थे। लास्ट में हार थक के उसने 100 रुपए में बेच के घर आ गया, काफी निराश था, टूटा हुआ। आके पिताजी से बोला कि ये पेंटिंग वेंटिंग मेरे बस का नहीं है, ये 100 रुपए मेरे पेंटिंग का मिला, मैं इस काम को नहीं करता। पिताजी ने कहा बेटा शांति दिमाग से सोचो, बैठो, देखो और समझो कि आखिर कमी क्या रह गई, इतना सफलता नहीं पाने के पीछे कमी क्या रह गई। तो बेटा ने भी ध्यान दिया, देखा और प्रैक्टिस किया और बढ़िया पेंटिंग बनाया और पेंटिंग को फिर पुनः बेचने गया। इस बार उसको 300 रुपए पेंटिंग। तो जैसा आप लोग ने अभी देखा, इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा, इनका कुछ सीखने को हमें भी मिला कि किस तरीके से अपने जिंदगी में ये निराशा से फिर से आशा की किरण एक जला पाए। और किशोर जी का एक बात बहुत ही अच्छा लगा कि मैं किसी को धोखा देता नहीं और ईमानदारी कभी छोड़ता नहीं, और यही वजह है कि आज सर इस मुकाम पर पुनः बाउंस बैक करके यहाँ पर पहुंच पाए हैं। कहता सर असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो, और जो सुधार लिया वह यहाँ पर हीरो हो गया। तो यहाँ पर हमें सर किंग के साथ साथ किंग मेकर बनाना होगा। और ये लॉकडाउन जो हमारे बीच आया है, ये गंगाधर से शक्तिमान बनने का ये पीरियड है, यही जो वक्त है जो आज हम लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं ड्यू टू डिजिटल इंडिया के वजह से। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम सब आपस में मिल नहीं पाते और लोगों का स्टोरी सुनने को मौका नहीं मिलता। हम लोग सोचते हैं कि हमारा ही बहुत ज्यादा स्थिति दयनीय है, हम ही बहुत प्रॉब्लम में है, हमसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम में होगा ही नहीं। लेकिन आज जब हम किशोर सर की बातों को सुन रहे थे, उनकी मैडम का जो जीवनी सुन रहे थे, तो लगा इनके अनुसार तो मैं कुछ मतलब आधा भी नहीं प्रॉब्लम झेल पाया। अगर इनके जैसा मेरे पास होता तो पता नहीं हम क्या कर पाते। तो आपसे थैंक्स कहेंगे किशोर सर, जो आपने अपने जीवन को, सच्चाई को हमारे सामने प्रकट किया, हमारे टीम के लोगों को बताया कि हम कैसे विकट से विकट परिस्थिति में भी हम अपने आप को मोटिवेट करके रखें। ये आपकी सादगी है कि आप इसको अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। प्राउड होता है आपके ऊपर कि आप जैसे लीडर हमारे टीम में हैं, आप जैसे लीडर हमारे टीम में हैं जो अपने तो प्रेरित कर रहे हैं और लोगों को ही एक इम्प्रेशन
एक मैसेज दे रहे हैं जो पॉजिटिवली अगर जो लेंगे उनके लिए बहुत कुछ होने जा रहा है। तो चलिए अब आगे बात कर रहे हैं, आपका जो स्टोरी सुनना चाह रहे थे, जो पेंटर था। चलिए मैं स्टोरी पे आता हूँ। उस पेंटर जो एक बार मैं जी स्टोरी सर, पर जी पुनः सर। आता हूँ। तो एक पेंटर था एक छोटे से शहर में, जी और वो पेंटिंग बनाता था और अपने पेंटिंग को बेच के 500 रुपया लेके आता था। फिर कुछ दिन जब चैलेंजेस आने लगे फाइनेंशियल, तो अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व किया। बच्चा भी पेंटिंग बनाना सीखा, लेकिन पहला पेंटिंग जब उसने बेचा तो मात्र 100 रुपए में बेचा, तो काफी निराश हुआ। फिर पिता ने कहा कि आप प्रयास करो और प्रयास करो, और उसने प्रयास किया तो इस बार वो पेंटिंग 300 रुपए में बेच के आया। खुश तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन थी कि हमने मेहनत की तो हमारी पेंटिंग थोड़े ऊंचे दाम में बिका। पिता ने कहा बेटा और सीखो, और कुछ हम आपको सिखाते हैं, आपकी पेंटिंग और ऊंची बिकेगी। बेटा बोला ठीक है पिताजी, और पिताजी ने उसको फिर से सिखाना चालू किया। वो सीखना चालू किया, मेहनत किया और पेंटिंग बनाया, और इस बार जब पेंटिंग वो बाजार में बेचने गया तो उसने उस पेंटिंग को 700 रुपए में बेचा। घर लाके आके लौट के बोला पिताजी मेरा पेंटिंग आज 700 रुपए में बिका। पिताजी ने कहा बेटा रुकना मत, आपका पेंटिंग 1000 में बिकेगा, और सीखो और मैं आपको सिखाता हूं। बच्चे ने पिता से कहा आप तो 500 रुपए का पेंटिंग बना के बेचते हैं और आप हमको 1000 रुपए का पेंटिंग बनाना सिखाएंगे, ऑलरेडी मेरे पेंटिंग का 700 रुपया मिलता है। पिता को बुरा तो लगा होगा, लगना भी चाहिए, लेकिन पिता अपना संयम नहीं खोया और बेटा से बोला कि बेटा मैं एक कहानी सुनाता हूं। मैं ये पेंटिंग आपके दादाजी से बनाना सीखा था, और दादाजी से बनाना सीखा था, और आपके दादाजी 300 रुपए में पेंटिंग बेचते थे। जब मैंने पेंटिंग 500 रुपए में बेची थी तो दादाजी को मैंने कहा था कि बस अब आप मेरे को क्या सिखाओगे। दादाजी ने भी ऐसे ही मेरे से कहा था जैसे आज मैंने आपसे कहा, और दादाजी ने कहा था, दादाजी को मैंने जवाब दिया था कि आप तो 300 का पेंटिंग सिखाते हो, मैं 500 का बना के बेचता हूं, आप क्या सिखाओगे। और मैंने उस दिन से सीखना छोड़ दिया, और मेरा पेंटिंग 500 का 500 तक मैं जीवन भर पेंटिंग बेचता रहा, उससे ऊपर नहीं बढ़ा। अगर आप भी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं उस दिन से हमारा ग्रोथ खत्म हो जाता है। जी यानी इस बिजनेस में हमको निरंतर सीखते रहना पड़ेगा। चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति आई, मैंने सीखना नहीं बंद की। जब भी हमको समस्या आया तो मैंने कुछ और सीखा, जिससे मैं अपने अपने जीवन में इतने भी जो उतार चढ़ाव आया, और आज मैं आप लोगों को लगता कि मैं टूटा कभी नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है, टूटा तो मैं भी था। लेकिन ये कुछ कहानियां, किताबें, मीटिंग, सेमिनार, इस वजह से मैं आज तक टिका रहा, और आज जितना भी सफल है वहां तक पहुंचे। क्या सफलता यहीं रुक जाएगी मेरी? नहीं, अभी मेरे को बहुत दूर जाना है। अभी तो जस्ट सेकंड इनिंग का स्टार्ट हुआ है, और इस बार मेरा फोकस पिक्चर भी बाकी है। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है। थैंक यू वेरी अभी मच। तो आप लोगों बाकी है। आप लोगों ने इतना पेशेंसली हम लोगों को सुना। आप लोगों से भी बहुत कुछ यस सर, सीखने को आपका मिला है। जो आपका जो मीटिंग लगता है लग ही नहीं रहा था कि ये छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आपका जो बहुत इंस्पायर हुए, और जैसा कि बता रहे हैं कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मीटिंग पर हम एक चैप्टर ही कल हम देने जा रहे हैं। आपकी बात को बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी कि मीटिंग क्यों जरूरी है हमारे इस बिजनेस में। क्योंकि अगर हम पेट का भोजन नहीं देते, पेट का भोजन देते हैं तो सिर्फ पेट तक रह जाता है, शरीर तक, लेकिन अगर दिमाग का भोजन देते हैं तो हम काफी दूर तक जा सकते हैं। तो दिमाग का भोजन हमारा यहाँ पर मीटिंग होती है। तो मीटिंग क्यों जरूरी है, इस पे कल हम एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। सेम